जेपीएससी की तैयारी में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम एक बहुत ही जरूरी पड़ाव है और इसका अध्याय 16 यानी उपायुक्त की न्यायिक प्रक्रिया कई बार थोड़ा मुश्किल लग सकता है। पर घबराइए नहीं, आज हम इसे बिल्कुल आसान बना देंगे। चलिए, धारा 135 से लेकर 150 तक डेप्यूटी कमिश्नर की शक्तियों और प्रक्रियाओं की इस पूरी कहानी को एक एक करके समझते हैं। आज की हमारी चर्चा इन 5 हिस्सों में बटी होगी। सबसे पहले हम समझेंगे कि न्यायालय की नींव और उसका अधिकार क्षेत्र कैसे तय होता है। फिर देखेंगे उपायुक्त की खास शक्तियां क्या हैं। इसके बाद कुछ विशेष तरह के मुकदमों पर नजर डालेंगे। फिर जानेंगे कि असल में केस फाइल करने की प्रक्रिया क्या है। और अंत में बात करेंगे कि सबूतों और दस्तावेजों को कैसे मैनेज किया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एकदम बुनियाद से। धारा 135 से 138 तक के ये नियम ही तय करते हैं कि कोई भी मामला कहां और कैसे शुरू होगा। यही पूरी न्यायिक प्रक्रिया का आधार है। धारा 135 उपायुक्त को एक बहुत ही प्रैक्टिकल पावर देती है। वो अपनी स्थानीय सीमाओं के अंदर कहीं भी किसी भी जगह पर न्यायालय लगा सकते हैं। इसका मकसद ये है कि न्याय लोगों तक पहुंचे, खासकर दूर दराज के इलाकों में। लेकिन इस लचीलेपन के साथ एक बहुत बड़ी शर्त जुड़ी है। सुनवाई और फैसला दोनों हमेशा एक खुले न्यायालय में होंगे, ताकि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। तो ठीक है, मामला दायर करना है तो कहाँ जाना होगा? धारा 136 इसके लिए कई ऑप्शन देती हैं। जिले के राजस्व कार्यालय में, डिप्टी कलेक्टर के ऑफिस में या किसी और सक्षम राजस्व अधिकारी के पास। लेकिन हाँ, एक बार मामला दायर हो गया तो धारा 137 के तहत उसे वापस लेना इतना भी आसान नहीं है। इसके लिए खुद उपायुक्त का आदेश चाहिए होगा, जिस प्रक्रिया की गंभीरता को दिखाता है। अब यहाँ पर धारा 138 एक बहुत ही दिलचस्प और असल जिंदगी से जुड़े सवाल का जवाब देती है। क्या होगा अगर कोई जमीन एक से ज्यादा जिलों में फैली हो? तो नियम बड़ा सीधा है। अगर जमीन एक ही जिले में है तो मामला वहीं चलेगा। लेकिन अगर जमीन 2 या उससे ज्यादा जिलों में है तो केस उस जिले में दायर होगा जहां जमीन का ज्यादा बड़ा हिस्सा पड़ता है। ये नियम कंफ्यूजन को कम करने और प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए है। अब आते हैं उपायुक्त की विशेष शक्तियों पर। धारा 139 और 139 क ये साफ करती हैं कि कैसे कुछ मामलों में उपायुक्त का अधिकार ही सर्वोच्च होता है, मतलब फाइनल। देखिए, धारा 139 में कुछ ऐसे गंभीर मामले लिस्ट किए गए हैं जिनकी सुनवाई का अधिकार सिर्फ और सिर्फ उपायुक्त को है। जैसे कि पट्टे देना, लगान तय करना, किसी को खेती की जमीन से बेदखल करना या फिर पट्टों को रद्द करना। ये इसलिए है ताकि ऐसे जरूरी फैसलों पर एक सीनियर अधिकारी का सीधा कंट्रोल रहे। और अब आता है सबसे महत्वपूर्ण बिंदु। धारा 139 क साफ साफ कहती है कि इन मामलों में उपायुक्त का फैसला ही अंतिम होगा। इसका सीधा मतलब यह है कि सिविल कोर्ट जैसे दूसरे न्यायालय इन मामलों में दखल नहीं दे सकते। ये न सिर्फ उपायुक्त के अधिकार को सबसे ऊपर रखता है, बल्कि जमीन से जुड़े विवादों के लिए एक स्पेशल और तेज न्यायिक रास्ता भी बनाता है। हमने ये तो देख लिया कि मामले कहाँ दायर होते हैं, पर सवाल ये भी है कि कौन कौन मामला ला सकता है। ये सेक्शन कुछ खास परिस्थितियों को देखता है, जैसे कि जब कई लोग मिलकर या फिर कोई सह मालिक केस दायर करना चाहे। धारा 140 एक बहुत काम का प्रावधान है। ये एक ही गांव के कई भूमि धारकों को एक ही मुद्दे पर एक साथ मिलकर केस करने की इजाजत देता है। इससे समय और संसाधन दोनों की बचत होती है। लेकिन धारा 141 ये भी पक्का करती है कि सामूहिक फैसले में किसी के व्यक्तिगत अधिकारों का नुकसान न हो। इसीलिए आदेश में साफ साफ लिखा जाता है कि इसका हर एक व्यक्ति पर क्या असर पड़ेगा। ठीक इसी तरह धारा 142 एक सह अंशधारी भूस्वामी को यानी जॉइंट ओनर को यह अधिकार देती है कि वो किसी काश्तकार से मिलने वाले लगान में से अपने हिस्से को वसूलने के लिए एक अलग से केस दायर कर सके। ये संयुक्त मालिकाना हक में भी व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करता है। अच्छा, तो अब हम ये जान गए हैं कि कौन और कहाँ मामला दायर कर सकता है। तो चलिए अब असल प्रक्रिया पर आते हैं। ये सेक्शन एक मुकदमे को औपचारिक रूप से तैयार करने और उसे कोर्ट में पेश करने का पूरा ब्लूप्रिंट देता है। ये पूरी प्रक्रिया 3 मुख्य चरणों में होती है। सबसे पहले धारा 143 और 144 के तहत सारी जरूरी डिटेल्स के साथ एक वाद कथन तैयार किया जाता है। फिर दूसरा कदम है धारा 147 के अनुसार उस पर हस्ताक्षर करके उसे वेरीफाई करना। और आखिर में धारा 146 के तहत वादी या उसका एजेंट इसे न्यायालय में पेश करता है। तो ये वाद कथन या क्लेम स्टेटमेंट आखिर है क्या चीज? आप इसे पूरे मामले का आधार पत्र समझ सकते हैं।
इसमें वादी और प्रतिवादी का नाम, पता और दावे का सार होना तो जरूरी है ही। साथ ही धारा 144 के अनुसार इसमें जमीन की लोकेशन और उसकी सीमाओं जैसी एक्स्ट्रा जानकारी भी देनी होती है, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। और अब हम आ गए हैं अपनी चर्चा के आखिरी पड़ाव पर। चलिए देखते हैं कि सबूतों और दस्तावेजों को कोर्ट और बाकी पक्ष कैसे संभालते हैं। न्याय में सबूतों का ही तो सारा खेल है। धारा 148 के अनुसार ये वादी की यानी केस करने वाले की जिम्मेदारी है कि वो अपने दावे को मजबूत करने के लिए सारे दस्तावेज उपायुक्त के सामने पेश करे। लेकिन न्याय एक तरफा तो हो नहीं सकता, तो ठीक इसी तरह धारा 149 प्रतिवादी को भी, यानी जिसके खिलाफ केस है, उसे भी अपने बचाव में दस्तावेज और सबूत पेश करने का पूरा मौका देती है। यही तो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है कि दोनों पक्षों को सुना जाए। आखिर में कुछ और जरूरी प्रक्रिया से जुड़े नियम हैं। धारा 145 ये पक्का करती है कि लोगों के ओरिजिनल दस्तावेज हमेशा के लिए न रख लिए जाएं। सुनवाई के बाद उनकी कॉपी रखकर उन्हें लौटा दिया जाता है। और वहीं धारा 150 उपायुक्त को ये अधिकार देती है कि जरूरत पड़ने पर वो वाद कथन में बदलाव करने या उसे वापस लेने की इजाजत दे सकते हैं, जिससे प्रक्रिया में एक तरह का लचीलापन बना रहे। अब जरा इस प्रोसेस को गौर से देखिए। सबसे पहले धारा 151 के तहत उपायुक्त सम्मन का आदेश देते हैं, फिर वही सम्मन प्रतिवादी को भेजा जाता है। इसके बाद धारा 152 कहती है कि प्रतिवादी को या तो खुद आना होगा या अपने किसी एजेंट को भेजना होगा। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, धारा 154 के हिसाब से इस सम्मन को भेजने का जो भी खर्चा आता है वो वादी यानी जिसने केस किया है उसे देना पड़ता है। मतलब हर कदम पर दोनों पार्टियों की अपनी जिम्मेदारियां तय हैं। अच्छा, तो सम्मन पहुंच गया, पार्टियां कोर्ट में आ गईं। अब आता है असली एक्शन, सुनवाई का दौर, जो किसी भी केस का दिल होता है। यहीं पर दलीलें दी जाती हैं, सबूत पेश होते हैं और सच सामने लाने की कोशिश की जाती है। अब देखिए कोर्ट में हाजिर होना कितना जरूरी है। अगर सुनवाई के दिन सिर्फ प्रतिवादी आता है और केस करने वाला यानी वादी गायब है, तो धारा 156 के तहत केस सीधा खारिज, बात ही खत्म। लेकिन अगर इसका उल्टा हो, मतलब वादी तो आया पर प्रतिवादी नहीं, तो यहाँ धारा 157 उपायुक्त को कुछ पावर देती है। वो चाहे तो केस खारिज कर दे या फिर सुनवाई को अगली तारीख के लिए टाल दे। ये न्याय का एक संतुलन है। और अगर ऐसा हो कि दोनों ही पार्टियां ना आए, तब क्या होगा? देखिए, यहाँ कानून बहुत साफ है। धारा 155 के हिसाब से अगर शुरुआती सुनवाई में ऐसा होता है तो कोर्ट एक और मौका देती है और तारीख आगे बढ़ा देती है। लेकिन अगर ये सब अंतिम सुनवाई के दिन हो तो धारा 169 के तहत मामला गंभीर हो जाता है और उसे खारिज कर दिया जाता है। मतलब साफ है, अब दोनों ही पार्टियां केस में दिलचस्पी नहीं ले रही हैं। सुनवाई का पूरा खेल सबूतों पर टिका होता है। धारा 153 कहती है कि दोनों पक्षों को अपने अपने दस्तावेज पेश करने होंगे। पर यहाँ एक बड़ा दिलचस्प नियम है। धारा 158 कहती है कि प्रतिवादी को अपने सारे दस्तावेज पहली ही सुनवाई में जमा करने होंगे, ताकि बाद में केस लंबा न खींचे। फिर धारा 163 के तहत एक लिखित बयान देना होता है और फिर गवाहों से पूछताछ और जिराह का दौर चलता है। और हाँ, धारा 164 ये पक्का करती है कि कही गई हर एक बात को रिकॉर्ड किया जाए। ये कानून का एक बहुत ही खूबसूरत और संवेदनशील पहलू है। देखिए, हमारा कानून स्थानीय रीति रिवाजों का कितना सम्मान करता है। धारा 160 एक बहुत ही जरूरी प्रावधान है। ये कहता है कि अगर किसी इलाके की रूढ़ी एवं रीति के अनुसार किसी महिला का सबके सामने कोर्ट में आना ठीक नहीं माना जाता, तो कानून उसे व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने से छूट देता है। ये कानून के मानवीय चेहरे को दिखाता है। अच्छा, एक सवाल मन में आ सकता है। मान लीजिए कोई प्रतिवादी एक तारीख पर नहीं आ पाया, लेकिन अगली तारीख पर आ गया, तो क्या होगा? क्या उसे कोई नुकसान होगा? नहीं। धारा 159 न्याय के सिद्धांत पर चलती है। ये कहती है कि कार्यवाही वहीं से आगे बढ़ेगी जहां से वो पिछली बार रुकी थी, बिल्कुल वैसे ही मानो प्रतिवादी पहले दिन आया हो। ये किसी को भी एक छोटी सी चूक की बड़ी सजा से बचाता है। तो सुनवाई कैसे होती है, सबूत कैसे दिए जाते हैं, ये सब हमने देख लिया। पर इस पूरी गाड़ी को चला कौन रहा है? अब हम बात करेंगे उस एक व्यक्ति की जिसके हाथ में कमान है, उपायुक्त, और जानेंगे कि उनके पास मामले को सही से चलाने के लिए क्या-क्या शक्तियां हैं। उपायुक्त यानी डिप्यूटी कमिश्नर इस पूरी कानूनी कार्यवाही के कैप्टन होते हैं। वो सिर्फ एक जज की तरह नहीं बैठते, बल्कि उनके पास न्यायिक और प्रशासनिक दोनों तरह की ताकतें होती हैं।
उनका काम ये पक्का करना है कि न्याय का जहाज सही दिशा में बिना किसी रुकावट के चले। वही इस पूरी प्रक्रिया की धुरी है। चलिए उनकी कुछ खास शक्तियों को देखते हैं। धारा 162 के तहत वो किसी भी पक्ष को तैयारी के लिए और समय दे सकते हैं और सुनवाई टाल सकते हैं। अगर किसी का एजेंट जरूरी सवालों के जवाब नहीं दे पा रहा तो धारा 165 उन्हें उस पार्टी को खुद बुलाने की शक्ति देती है। अगर लगे कि और सबूत चाहिए तो धारा 167 के तहत ट्रायल को रोक सकते हैं। धारा 171 के हिसाब से वो जमीनी हकीकत जानने के लिए लोकल जांच का ऑर्डर भी दे सकते हैं। और तो और धारा 175 के तहत लगान के मामलों में वो प्रतिवादी को मुआवजा भी दिला सकते हैं। ये सब शक्तियां सिर्फ और सिर्फ सही न्याय के लिए। तो सुनवाई पूरी हुई, सबूत आ गए, दलीलें हो गईं। अब क्या? अब हम इस कानूनी सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं, निर्णय और अंतिम समाधान, वो मंजिल जहां केस अपने अंजाम तक पहुंचता है। देखिए, आखिरी फैसले तक पहुंचने का प्रोसेस कितना सिस्टमैटिक है। धारा 166 के तहत सबसे पहले दोनों पक्षों को पूरी तरह सुना जाता है। फिर पारदर्शिता के लिए धारा 170 के अनुसार उपायुक्त अपना फैसला भरी अदालत में सुनाते हैं और इसे इंग्लिश में लिखा जाता है। और आखिर में इसी फैसले और सबूतों के आधार पर धारा 166 के तहत एक औपचारिक डिक्री यानी आदेश पत्र जारी किया जाता है। तो ये डिक्री आखिर है क्या? इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझिए। ये केस का फाइनल ऑफिशियल रिजल्ट है, एक ऐसा कानूनी दस्तावेज जो विवाद को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। और ये पूरी तरह से कोर्ट के फैसले और पेश किए गए सबूतों पर आधारित होता है। यहीं पर मामला कानूनी तौर पर खत्म माना जाता है। अब यहाँ एक बहुत ही मज़ेदार और ज़रूरी वित्तीय नियम है। धारा 174 साफ साफ कहती है कि अगर कोई भी पैसा कोर्ट में जमा कराया जाता है तो उस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा, बिल्कुल 0%। क्यों? क्योंकि अदालत न्याय की जगह है, कोई बैंक नहीं। बहुत सीधा और ज़रूरी नियम है ये। अब आखिर में बात करते हैं पेमेंट की। यहाँ दो तरह के सिनारियो हो सकते हैं। पहला, धारा 172 के मुताबिक अगर प्रतिवादी ने वादी को कुछ पैसे पहले ही दे दिए हैं तो बची हुई रकम वो कोर्ट में जमा कर सकता है। दूसरा सिनारियो, धारा 173 के मुताबिक अगर उसने अब तक कुछ भी नहीं दिया है तो उसे पूरी की पूरी रकम सीधे कोर्ट में ही जमा करनी होगी। कानून ने दोनों ही सिचुएशन के लिए रास्ता साफ कर दिया है। कानून की खूबी देखिए कि वो प्रक्रिया को कितना व्यवस्थित रखता है। धारा 176 कहती है कि अगर भूस्वामी ने गलत नियत से मुकदमा किया है तो अदालत काश्तकार को हर्जाना दिलवा सकती है। फिर धारा 177 है जो ये पक्का करती है कि सुनवाई निष्पक्ष हो, मतलब अगर कोई तीसरा आदमी आके कहता है कि लगान का हकदार तो मैं हूं तो उसे भी केस में शामिल करना ही होगा। और धारा 178 भूस्वामी के लिए बहुत काम की है। उसे बकाया लगान, बेदखली और पट्टा रद्द करवाने के लिए 3 अलग-अलग केस करने की जरूरत नहीं है। एक ही मुकदमे में ये तीनों मांगे रखी जा सकती हैं। अब यहाँ पर काश्तकार के लिए एक बहुत बड़ी सुरक्षा की बात कही गई है। धारा 178 क ये कहती है कि मान लीजिए अदालत ने रैयत को जमीन से बेदखल करने का आदेश दे भी दिया, तब भी उसे अपनी मेहनत से उगाई गई फसल को काटने और ले जाने का पूरा हक होगा। जब तक वो जमीन का कब्जा नहीं सौंपता, उस फसल पर उसी का अधिकार है। ये कानून रैयत के श्रम का सम्मान करता है। ठीक है, तो अब आते हैं दूसरे चरण पर, डिक्री और उसके दायित्व। देखिए, जब अदालत कोई फैसला सुनाती है तो उसे डिक्री कहते हैं। ये सिर्फ एक फैसला नहीं होता, बल्कि ये भूस्वामी और काश्तकार दोनों पर कुछ कानूनी जिम्मेदारियां डालता है। चलिए देखते हैं कि जिम्मेदारियां क्या हैं। धारा 179 रैयत को एक बहुत मजबूत अधिकार देती है। मान लीजिए अदालत ने रैयत के हक में फैसला सुनाया कि उसे पट्टा दिया जाए, लेकिन भूस्वामी 3 महीने तक पट्टा नहीं देता, तो क्या होगा? ऐसे में रैयत को परेशान होने की जरूरत नहीं। उपायुक्त यानी डेप्यूटी कमिश्नर खुद अपने दस्तखत और मोहर के साथ वो पट्टा सीधे रैयत को जारी कर सकता। और सबसे जरूरी बात यह है कि कानून यहां पर संतुलन बनाता है, मतलब ये नियम सिर्फ एक तरफा नहीं है। धारा 180 में इसका उल्टा भी बताया गया है। अगर काश्तकार अपनी तरफ से वचनबंध या काउंटर एग्रीमेंट देने में आनाकानी करता है तो उपायुक्त वो भी जारी कर सकते हैं। मकसद साफ है, किसी एक की वजह से कानूनी प्रक्रिया रुकनी नहीं चाहिए। तो अब हम उस हिस्से पर आ गए हैं जहां अदालत के फैसले को असल में लागू करवाया जाता है, यानी डिक्री का निष्पादन। यहीं से असली कार्रवाई शुरू होती है। ये एक बहुत ही जरूरी फैक्ट है जो परीक्षाओं में सीधे पूछा जा सकता है। धारा 181 साफ कहती है कि डिक्री को लागू करवाने के लिए अर्जी देने की समय सीमा 3 साल है। 3 साल के बाद वो मौका खत्म हो जाता है।
ये धाराएं निष्पादन के कुछ बुनियादी नियम बताती हैं। धारा 181 क में एक बहुत ही टेक्निकल लेकिन जरूरी बात है। अगर किसी व्यक्ति ने सिर्फ डिक्री का अधिकार खरीदा है तो वो उसे लागू नहीं करवा सकता। उसे लागू करवाने के लिए भूस्वामी का हित भी उसके नाम पर होना चाहिए। और धारा 182 और 183 प्रक्रिया को पक्का करती हैं कि निष्पादन की अर्जी लिखित में हो और सही अदालत यानी उपायुक्त के न्यायालय में ही दी जाए। और ये देखिए, धारा 184 एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत को सामने रखती है। निष्पादन करने वाले अधिकारी को एक बार में एक ही रास्ता चुनना होता है। या तो वो ऋणी यानी जजमेंट डेटर के खिलाफ व्यक्तिगत कार्रवाई करेंगे या फिर उसकी संपत्ति के खिलाफ। एक ही साथ दोनों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। अच्छा, जब बात संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई की आती है तो सवाल उठता है कि कौन सी संपत्ति कुर्क की जा सकती है? क्या सब कुछ जब्त हो सकता है? नहीं, कानून यहां पर बहुत जरूरी सुरक्षा देता है। जेपीएससी के लिहाज से ये लिस्ट याद रखना बहुत जरूरी है। धारा 186 का मकसद ये है कि कर्ज चुकाने के चक्कर में कोई इंसान बिल्कुल बेसहारा ना हो जाए। इसीलिए उसके और परिवार के कपड़े, बिस्तर, खेती के औजार, बीज, यहां तक कि मजदूरों की तनख्वाह जैसी जरूरी चीजों को कुर्की से छूट दी गई है। ये कानून कर्ज वसूली और इंसान की गरिमा के बीच एक संतुलन बनाता है। अब यहां पर रैयतों को एक और भी मजबूत कानूनी कवच मिलता है। धारा 186 का बिल्कुल साफ कर देती है कि लगान की डिक्री के मामले में एक रैयत को जेल नहीं भेजा जा सकता। इतना ही नहीं, उसका रहने का घर और उससे सटी जरूरी जमीन भी नहीं बेची जा सकती। मतलब उसकी व्यक्तिगत आजादी और सिर की छत दोनों को कानून सुरक्षित रखता है। तो चलिए अब उस सरकारी दस्तावेज की बात करते हैं जो कुर्की जैसी कार्रवाई को कानूनी तौर पर मंजूरी देता है। इसे कहते हैं निष्पादन वारंट। धारा 188 के हिसाब से इस वारंट की एक तय मियाद होती है। जिस दिन उपायुक्त इस पर दस्तखत करते हैं उस दिन से ठीक 60 दिन तक ही ये वारंट वैध रहता है। उसके बाद ये अपने आप खत्म हो जाता है। ये नियम पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता लाते हैं। धारा 189 कहती है कि अगर 60 दिन में काम नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नया वारंट जारी हो सकता है। लेकिन धारा 190 एक बहुत जरूरी शर्त लगाती है। अगर डिक्री पास हुए 1 साल से ज्यादा हो गया है तो वारंट जारी करने से पहले ऋणी को एक नोटिस देना ही होगा ताकि उसे भी अपना पक्ष रखने का मौका मिले। और अब हम पहुंचते हैं इस प्रक्रिया की सबसे आखिरी और सबसे गंभीर कार्रवाई पर, ऋणी की गिरफ्तारी और उसे जेल भेजने पर। देखिए, गिरफ्तारी अपने आप नहीं हो जाती। ये आखिरी रास्ता है जब ऋणी या तो पैसा नहीं दे पाता या देना नहीं चाहता या फिर ये साबित नहीं कर पाता कि वो अभी भुगतान करने की हालत में नहीं है। धारा 199 में ये सारी शर्तें साफ साफ लिखी हुई हैं। अब यहां पर एक बहुत बड़ा फर्क है जिसे समझना बेहद जरूरी है। धारा 191 और 192 के हिसाब से अगर बकाया रकम 50 रुपए तक है तो 6 हफ्ते की जेल काटने के बाद कर्ज खत्म मान लिया जाएगा। लेकिन अगर रकम 50 रुपए से ज्यादा है तो 6 महीने की जेल से छूटने के बाद भी कर्ज खत्म नहीं होता। बाद में भी उसकी संपत्ति कुर्क करके वसूली की जा सकती है। धारा 193 एक बहुत ही मानवीय पहलू की बात करती है। अगर किसी ऋणी को जेल में डाल दिया गया तो उसके खाने पीने का इंतजाम कौन करेगा? कानून ये जिम्मेदारी उसी लेनदार पर डालता है जिसने गिरफ्तारी करवाई है। उसे ऋणी के गुजारे के लिए आहार धन के नाम पर कुछ पैसे अदालत में जमा करवाने होते हैं। सीधे सेक्शंस में कूदने से पहले कुछ बहुत जरूरी शब्द हैं जिन्हें समझना बेहद जरूरी है। आप कह सकते हैं कि ये इस पूरे कानूनी खेल के नियम हैं और इन्हें जाने बिना आगे बढ़ना मुश्किल होगा। देखिए, 2 शब्द हैं जो बार बार आएंगे। पहला है डिक्री। ये कुछ नहीं, बस कोर्ट का वो फाइनल ऑफिशियल ऑर्डर है। और दूसरा है निर्णित ऋणी यानी जजमेंट डेटर। ये वो इंसान है जिसके खिलाफ फैसला आया है और जिसे अब उस ऑर्डर को मानना है। बस ये 2 चीजें पूरी कहानी का आधार है। चलिए अब असली कार्यवाही पर आते हैं। मान लीजिए कोर्ट ने कब्जा दिलाने का ऑर्डर दे दिया, तो जमीन पर कब्जा लिया कैसे जाता है? कानून इसके बारे में क्या कहता है, देखते हैं। यहां पर एक बहुत ही मजेदार और जरूरी फर्क है, इसे ध्यान से समझना होगा। अगर मामला कृषक का है, मतलब वो इंसान जो खुद जमीन पर खेती कर रहा है, तो उसे सीधा फिजिकल कब्जा दिलाया जाएगा। लेकिन अगर वो अभिधारी है, मतलब एक रैयत है, तो प्रक्रिया बदल जाती है।
तब डुगडुगी पिटवाकर यानी सार्वजनिक घोषणा करके कब्जा दिया जाता है। ये छोटा सा फर्क कानूनी नजरिए से बहुत बड़ा है। अच्छा, अब मान लीजिए कि मामला बकाया लगान का है, किसी ने लगान नहीं चुकाया है, तो क्या कोर्ट सीधे जाकर उसकी जमीन बेच देगी? नहीं, कानून ने इसके लिए एक पूरा सिस्टम बनाया है, एक हायरार्की है कि पहले क्या जब्त होगा और बाद में क्या। तो ये जो 2 स्टेप का सिस्टम है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कानून कहता है पहले उसकी चल संपत्ति मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे कि कोई सामान या पशुधन है, उस पर कार्रवाई करो, जमीन पर हाथ बाद में डालना। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच है। सोच ये है कि जमीन सिर्फ एक संपत्ति नहीं है, वो किसी की आजीविका है, उसका सब कुछ है। इसलिए कानून इसे बचाने की कोशिश करता है और इसे लास्ट रिजॉर्ट यानी आखिरी विकल्प के तौर पर रखता है। तो ठीक है, मान लिया कि पहले चल संपत्ति ही बेची जाएगी, लेकिन ये बिक्री होगी कैसे? क्या कोई भी जाके सामान बेच सकता है? बिल्कुल नहीं। इसके लिए भी कानून में एक के बाद एक कई कदम बताए गए हैं। चलिए इस नीलामी की पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा? एक सरकारी अधिकारी आएगा और उन सब चीजों की लिस्ट बनाएगा जिन्हें बेचा जाना है। फिर एक नोटिस उस व्यक्ति के घर पर चिपकाया जाएगा जिसकी संपत्ति बिक रही है, और उस संपत्ति की सुरक्षा के लिए एक गार्ड भी रखा जाएगा जिसे कानूनन एक पब्लिक सर्वेंट का दर्जा दिया जाता है। ये सब इसलिए ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे। और हाँ, ये पॉइंट परीक्षाओं के लिहाज से बहुत जरूरी है। सेक्शन 200 कहता है कि सामान जब्त करने और उसे नीलाम करने के बीच कम से कम 10 दिन का गैप होना चाहिए। यह एक तरह का कूलिंग ऑफ पीरियड है, शायद देनदार को कोई रास्ता सूझ जाए और नीलामी की नौबत ही ना आए। अब देखिए कानून कितना स्मार्ट है। सेक्शन 201 और 202 साफ साफ कहते हैं कि बिक्री पब्लिक ऑक्शन यानी खुली नीलामी से होगी, कोई चोरी छिपे सौदा नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, जो अधिकारी ये नीलामी करवा रहा है या उसके नीचे काम करने वाला कोई भी आदमी, वो खुद उस सामान को नहीं खरीद सकता। ये सीधे सीधे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को रोकने के लिए। लेकिन क्या हो अगर नीलामी में कोई सही दाम ही ना दे, या कोई और आदमी आकर कह दे कि यह सामान तो मेरा है? कानून ने इन सब सिचुएशंस के बारे में भी सोचा है। अगर दाम सही नहीं मिल रहा तो नीलामी टाली जा सकती है। अगर कोई तीसरा पक्ष दावा करता है तो पहले उसकी जांच होगी, और अगर प्रक्रिया में कोई छोटी मोटी गलती हो भी जाए तो पूरी बिक्री को रद्द नहीं किया जाता। हाँ, जिस किसी को नुकसान हुआ है वो 1 साल के अंदर हर्जाने के लिए केस कर सकता है। ठीक है, नीलामी हो गई, सामान बिक गया, अब क्या? जिसने खरीदा है उसे तुरंत पेमेंट करनी होगी। पेमेंट मिलते ही उसे एक ऑफिशियल सर्टिफिकेट मिलेगा जो इस बात का सबूत होगा कि अब वो सामान उसका है। और हाँ, नीलामी की रकम में से सरकार अपना एक छोटा सा शुल्क भी काटती है, जो उस समय 1 रुपए में 1 आना हुआ करता था। चलिए अब बात करते हैं उस आखिरी और सबसे बड़े कदम की, जब चल संपत्ति से बात नहीं बनती, यानी जोत या जमीन की बिक्री। जाहिर है, जब मामला जमीन का हो तो नियम भी कहीं ज्यादा सख्त और डिटेल्ड होंगे। तो सेक्शन 208 ये अधिकार देता है कि अगर लगान बकाया है तो डिक्री होल्डर यानी लेनदार ऋणी की जमीन को बिकवाने के लिए अर्जी दे सकता है। ये एक बहुत बड़ा अधिकार है, इसलिए इस पर कई शर्तें भी लगाई गई हैं। और अब आता है इस पूरे चैप्टर का शायद सबसे जरूरी हिस्सा। सेक्शन 208 में एक परंतुक, एक प्रोवाइजो है। ये कहता है कि अगर जमीन किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के रैयत की है तो उसे सिर्फ और सिर्फ उसी समुदाय का कोई दूसरा सदस्य ही खरीद सकता है, कोई और नहीं। ये एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है जो इन समुदायों की जमीन को बाहरी लोगों के हाथ में जाने से रोकता है। सेक्शन 208 यहीं खत्म नहीं होता। इसके अंदर क, ख, ग, घ करके और भी बातें बताई गई हैं। जैसे कि अगर जमीन का सिर्फ एक हिस्सा बिक रहा है तो लगान कैसे बटेगा, बिक्री की पूरी प्रक्रिया क्या होगी, खरीदार को सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, और सबसे जरूरी बात, क्लॉज घ ये कहता है कि खरीदार को वो जमीन एनकम्ब्रेंस फ्री मिलेगी, यानी उस पर जो पुराने बोझ या देनदारियां थीं वो ज्यादातर खत्म हो जाएंगी। ये खरीदार के लिए एक बहुत बड़ी गारंटी है। अच्छा, अब 2 छोटे मगर काम के सवाल। इस पूरी नीलामी का खर्चा कौन उठाएगा? सेक्शन 209 कहता है कि यह खर्चा डिक्री होल्डर यानी लेनदार को देना होगा। और दूसरा सवाल, अगर जमीन बेचने के बाद भी पूरा कर्ज नहीं चुका तो क्या होगा? तो सेक्शन 210 कहता है कि फिर देनदार की किसी और चल या अचल संपत्ति को बेचा जा सकता है। तो हमने सेक्शन 194 से लेकर 210 तक का ये पूरा सफर तय कर लिया। अब सवाल उठता है कि इससे बड़े सबक क्या मिलते हैं? इस कानून की आत्मा क्या है? अगर हम सार निकालें तो कुछ मोटी मोटी बातें सामने आती हैं। पहली, कानून में एक हायरार्की है, पहले चल संपत्ति फिर अचल। दूसरी,
पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता पर बहुत जोर है ताकि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। और तीसरी और सबसे अहम बात, कानून कमजोर तबकों, खासकर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को विशेष सुरक्षा देता है। ये इस कानून का दिल है। जरा सोचिए, किसी की जमीन नीलाम होने वाली है और अचानक कोई तीसरा आदमी आकर कहता है, अरे रुको, इस जमीन पर तो मेरा कानूनी हक है। अब क्या होगा? यहीं पर काम आती है धारा 211। ये धारा कहती है कि अगर बिक्री की तारीख से पहले कोई भी व्यक्ति ये दावा करता है कि जमीन पर उसका लीगल कब्जा है, तो वो सीधे डेप्यूटी कमिश्नर यानी उपायुक्त के पास जा सकता है। उपायुक्त क्या करेंगे? वो उस व्यक्ति को बिक्री की अनुमानित रकम जमा करने को कहेंगे और जैसे ही रकम जमा होती है, बिक्री पर फौरन रोक लग जाएगी। इसके बाद पूरे मामले की ठीक से जांच होगी और फिर फाइनल फैसला आएगा। तो ये एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है जो किसी भी गलत बिक्री को होने से पहले ही रोक देता है। ठीक है, तो वो तो थी बिक्री से पहले की बात। अब मान लीजिए बिक्री हो चुकी है, तो क्या अब भी कुछ हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। और यहाँ हमारे पास दो अलग अलग रास्ते हैं, धारा 212 और धारा 213। धारा 212 तब इस्तेमाल होती है जब कोई व्यक्ति बेची गई प्रॉपर्टी पर अपना दावा पेश करता है। उससे क्या करना होगा? बिक्री के 90 दिनों के अंदर अंदर जो भी कर्ज की रकम थी वो और साथ में खरीदार को 5% का मुआवजा जमा करना होगा। ये करके वो उपायुक्त के पास बिक्री रद्द करने की अर्जी दे सकता है। अब दूसरा रास्ता है धारा 213। ये तब काम आता है जब ये लगे कि बिक्री की पूरी प्रक्रिया में ही कोई बड़ी गड़बड़ी या फ्रॉड हुआ है। लेकिन ध्यान रहे, इसके लिए टाइम बहुत कम है, सिर्फ 30 डेज। ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है। देखिए, बिक्री हुई क्यों थी? क्योंकि लगान चुकाने के लिए एक डिक्री मतलब एक ऑर्डर आया था, है ना? अब सोचिए, अगर किसी तरह से वो मेन डिक्री ही कैंसिल हो जाए, तो जिस बुनियाद पर बिक्री की पूरी इमारत खड़ी थी वो बुनियाद ही खत्म हो गई। तो इसका नतीजा क्या होगा? बिक्री अपने आप ही जीरो मतलब शून्य हो जाएगी और जमीन वापस अपने असली मालिक के पास चली जाएगी। बहुत लॉजिकल है। अच्छा, तो बिक्री को चैलेंज तो कर दिया, लेकिन मान लीजिए उपायुक्त ने जो फैसला सुनाया कोई उससे खुश नहीं है, तो क्या अब कहानी खत्म? नहीं, अब शुरू होती है अपील की प्रक्रिया। इस सेक्शन में हम यही देखने वाले हैं कि कोई भी व्यक्ति कहां और कैसे अपील कर सकता है। CNT एक्ट में इसके लिए एक पूरा सिस्टम बना हुआ है। अब ये जो अपील का पूरा सिस्टम है, ये JPSC एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझिए। धारा 215 ये बताती है कि अपील कहाँ होगी और ये तय होता है केस की वैल्यू से। पहला लेवल, अगर मामला 100 रुपए तक का है तो कोई अपील नहीं, उपायुक्त का फैसला ही फाइनल है। दूसरा लेवल, अगर मामला 101 रुपए से 5000 रुपए के बीच का है तो अपील जाएगी जुडिशियल कमिश्नर यानी न्यायिक आयुक्त के पास। और तीसरा लेवल, अगर मामला 5000 रुपए से ज्यादा का है तो अपील सीधे हाईकोर्ट में होगी। ये तीनों लेवल याद रखने ही रखने हैं। कानून में टाइमलाइन का बहुत बड़ा खेल होता है और यहाँ जो नंबर याद रखना है वो है 90 दिन। धारा 216 साफ कहती है, अगर उपायुक्त के फैसले के खिलाफ जुडिशियल कमिश्नर के पास जाना है तो इसके लिए सिर्फ 90 दिन का वक्त मिलेगा। ये डेडलाइन बहुत सख्त है, चूंकि तो अपील करने का हक भी गया। अब इस अपील सिस्टम में कुछ पेच भी हैं, मतलब कुछ बारीकियां हैं। पहली बात, धारा 217 ये कहती है कि एक बार अपील पर फैसला आ गया तो आप उस फैसले के खिलाफ फिर से अपील नहीं कर सकते, मतलब अपील पर अपील नहीं। लेकिन हाँ, बोर्ड या कमिश्नर मामले का पुनरीक्षण या रिवीजन कर सकते हैं, मतलब वो ये चेक कर सकते हैं कि फैसला कानूनी तौर तरीकों से लिया गया था या नहीं। फिर आती है धारा 224 जो एक तरह का एस्केप रूट है। ये कहती है कि अगर उपायुक्त का फैसला कानून के बेसिक प्रिंसिपल्स के ही खिलाफ है तो फिर जुडिशियल कमिश्नर या हाई कोर्ट में अपील हो सकती है, भले ही नॉर्मल नियमों के हिसाब से अपील की इजाजत ना हो। चलिए अब जरा अपील की प्रक्रिया के नियम कानून समझ लेते हैं। मतलब अपील की सुनवाई कैसे होती है, क्या डेडलाइंस हैं, और अगर कोई पार्टी सुनवाई में नहीं आती तो क्या होता है। ये टाइमलाइन तो JPSC की तैयारी करने वालों के लिए एकदम रट लेने वाली चीज है। चलिए एक बार फिर से इन 3 जरूरी डेडलाइंस को देख लेते हैं। DC के फैसले के खिलाफ अपील के लिए 90 दिन, ये है धारा 216। अच्छा, मान लीजिए अपील खारिज हो गई तो उसे दोबारा खुलवाने के लिए कितने दिन? 30 दिन, ये है धारा 221। और अगर किसी की गैर हाजिरी में एक तरफा फैसला हो गया तो उसे रद्द करवाने के लिए उसके लिए भी 30 दिन ही है धारा 227 के तहत। तो 90, 30 और 30 ये 3 नंबर बहुत जरूरी हैं। अब एक सवाल उठता है, हियरिंग की तारीख पर अगर कोई पार्टी नहीं आई
धारा 220 में इसका जवाब बिल्कुल साफ है। 2 सिचुएशंस हैं। पहली, अगर अपील करने वाला ही गायब है, मतलब अपेलेंट ही नहीं आया, तो केस डिसमिस, अपील खारिज कर दी जाएगी। दूसरी सिचुएशन, अगर अपील करने वाला तो आया है लेकिन दूसरा पक्ष यानी रिस्पोंडेंट नहीं आया तो सुनवाई एक तरफा आगे बढ़ेगी। इसे ही एक्स पार्टे हियरिंग कहते हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि कानून गलतियों को सुधारने का एक मौका जरूर देता है। ऐसा नहीं है कि एक बार गलती हुई तो सब खत्म। अगर आपकी अपील खारिज हो गई तो धारा 221 के तहत आप उसे दोबारा शुरू करवा सकते हैं। और अगर आपकी गैर हाजिरी में एक तरफा फैसला हो गया तो धारा 222 और 227 आपको ये साबित करने का मौका देती हैं कि आपके पास ना आने का कोई जायज़ कारण था, जैसे कि आपको नोटिस ही नहीं मिला। और अगर ये बात साबित हो जाती है तो मामले की दोबारा सुनवाई हो सकती है। चलिए, अब आखिर में कुछ स्पेशल प्रोविजंस यानी विशेष प्रावधानों पर भी एक नज़र डाल लेते हैं, जो इस पूरे कानूनी फ्रेमवर्क को कंप्लीट करते हैं। इसमें केस को एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करना और दूसरे कानूनों का इस्तेमाल जैसी बातें शामिल हैं।